Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. I welcome one and all to Syllabus Academy. In today's lecture, we will discuss further about ring theory. कल के लेक्चर में हमने रिंग थ्योरी के बारे में जो बेसिक लेक्चर था हमारा उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि रिंग क्या होता है। इसी तरह से हमने देखा था कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या होता है और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। जैसा कि जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट पढ़ते हैं। इसी तरह से ग्रुप में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रुप पढ़ते हैं। रिंग के केस में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सब रिंग पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से सब ग्रुप की थ्योरी काफ़ी रिच है, उतनी सब रिंग थ्योरी जो है वो रिच नहीं है। बट एज अ कॉन्सेप्ट हम इसको पढ़ेंगे। तो सब रिंग क्या होता है, बिल्कुल जिस तरह से हम सब ग्रुप के बारे में कहते हैं, सब ग्रुप में हम कोई भी सबसेट लेते हैं ग्रुप का, जबकि सब रिंग में हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे रिंग का, जो अपने आप में खुद भी एक रिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे। अब सब रिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे सब ग्रुप का हमारे पास क्राइटेरियन होता है, वैसे ही सब रिंग का क्राइटेरियन ये होता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग, दिस इज सब रिंग, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। एक तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट रिंग में ले लें तो उनका डिफरेंस भी रिंग में होना चाहिए, और अगर हम कोई भी दो एलिमेंट उस सब रिंग में ले लें, एक तो उनका डिफरेंस उसमें होना चाहिए सब रिंग में, और अगर हम दो एलिमेंट ले लें कोई भी दो, उनका प्रोडक्ट भी उसी सब रिंग के अंदर होना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट सब रिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसकी। एग्जाम्पल जिसमें ये है, जैसे आर हम लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों रिंग्स हैं और आर किसमें कंटेंट है, सी में, तो इसलिए आर सी की क्या हो जाएगी, सब रिंग हो जाएगी। वैसे आप देख सकते हैं जेड और क्यू, जेड इज कंटेंट इन क्यू, सो जेड इज सब रिंग ऑफ क्यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। इस क्वेश्चन में देखिए आप, Q not, this is non-empty set and this is contained in R, and Q is a ring, so Q is subring of R and R is subring of C. This is very easy to see. वैसे ही आप प्रूव कर सकते हो कि दिस दिस इज सबरिंग ऑफ M2R। इसके लिए मैंने कहा आपको, इसके लिए कंडीशन क्या है। इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो उनका डिफरेंस भी उसी में होना चाहिए, और कोई भी दो एलिमेंट लेते हो उनका प्रोडक्ट भी उसी के अंदर होना चाहिए, और वो सबसेट होना चाहिए रिंग का। तो दिस इज सबसेट ऑफ M2R विच इज ए रिंग, प्लस अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स ए बी लेंगे तो a माइनस बी, दिस इज अगेन दिस इज ऑफ दिस टाइप, सो दिस बिलोंग्स टू S, और ए बी जो है दिस इज अगेन ऑफ द सेम टाइप एज द एलिमेंट्स ऑफ S, सो a डॉट बी भी जो है S में बिलोंग करेगा। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और ये सबसेट भी है, तो ये इसकी सब रिंग हो जाएगी। सिमिलरली आप देख सकते हो CSIR में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इज दिस इज सब रिंग ऑफ M2R। तो देखिए सबसे पहले दिस इज सबसेट ऑफ M2R, और दूसरी चीज कम से कम जीरो एलिमेंट तो इसमें बिलोंग करेगा, सो ये नॉन एम्प्टी है। अब आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे तो a माइनस बी इसमें बिलोंग करेगा, और ए बी भी जो है वो इसमें बिलोंग करेगा। तो इस तरह से ये सब रिंग हो जाएगी M2R। सिमिलरली यू कैन हैव लुक एट सम अदर एग्जांपल्स, नोट से आप देख लेना ये एग्जांपल्स। फाइन। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी वेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, दिस इज सब रिंग ऑफ जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड। ये हमें चेक करना है कि वेदर दिस इज सब रिंग ऑफ दिस आर नॉट। तो इसमें हम कोई भी दो एलिमेंट्स अगर ले लें तो उनका डिफरेंस जो है उसमें बिलोंग करना चाहिए,
और उनका प्रोडक्ट भी जो है उसमें बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अगर मैं दो एलिमेंट्स ले लूँ, एक 101 ले लूँ, एक 011 ले लूँ, तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दोनों के दोनों S में बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट which is equal to 0 plus 001, that means a plus b is not equal to c। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो S में बिलोंग नहीं करता है, तो ये सब रिंग नहीं होती है। सो यू कैन हैव लुक एट। इसी तरह से Z के केस में अगर आप देखें तो Z के केस में MZ जो है दिस इज सब रिंग ऑफ Z। इसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, सो दिस विल बी सब रिंग ऑफ Z। सब रिंग ऑफ ZN क्या होंगी? MZN। MZN will be सब रिंग ऑफ ZN। कितनी सब रिंग्स होती हैं ZN में? जितने सब ग्रुप्स होते हैं ZN में, यानी टाउ n। किसी भी ZN के जब हमें सब रिंग्स निकालनी है तो इसकी सब रिंग्स उतनी होती हैं जितने इसके सब ग्रुप्स होते हैं, टाउ ऑफ n। और टाउ आपको पता है क्या होता है? जैसे टाउ ऑफ 12 हमने निकालना है तो पहले इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है, उसकी हेल्प से हम इसको खोलेंगे। उसके बाद जो इसकी पावर्स है उनमें एक ऐड करके फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज 6। तो नंबर ऑफ सब रिंग्स कितनी हो जाएंगी इसमें? 6 हो जाएगी। R is equal to Z49, how many subring of order 7? सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबरिंग कितनी होंगी इसमें टोटल? टोटल इसमें सबरिंग होगी 3। टोटल इसमें सबरिंग्स होगी 3। कौन कौन सी होंगी? एक तो इसमें खुद ये Z49 जो है इसकी सबरिंग होगी। फिर इसमें जो 0 है, हमेशा जैसे हर ग्रुप के दो सब ग्रुप्स होते हैं वैसे हर रिंग की दो सब रिंग्स होती हैं। और एक इसमें हो जाएगा दिस वन जनरेटेड बाय 7। तो ऑर्डर ऑफ S1 देखिए आप 1, ऑर्डर ऑफ S2 इज 7 एंड ऑर्डर ऑफ S3 इज 1। तो आप देख सकते हैं कि Z49 हैज ए यूनिक सबरिंग ऑफ ऑर्डर 7। इसमें यूनिक सबरिंग होगी ऑर्डर 7। हाउ मेनी सबरिंग्स इन ZP स्क्वायर Q where P and Q are prime numbers? देखिए इसमें अगर Q P के इक्वल हो जाएगा तो नंबर ऑफ सबरिंग कितनी हो जाएंगी? टाउ पी क्यू विच इज 3 + 1 = 4। और अगर Q नॉट इक्वल टू P होगा तो उस केस में 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, उस केस में 6 हो जाएंगे। दो केसेस हो जाएंगे इसके P स्क्वायर Q में। अगर P Q के इक्वल हो जाता है सो दिस इज ZP Q, उस केस में हो जाएंगे इसमें टाउ पी क्यू विच इज इक्वल टू 3 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4। और अगर इसमें पी क्यू के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में ये हो जाएगी 2 + 1 into 1 + 1, so that is 3 into 2 is equal to 6। उस केस में कितनी हो जाएंगी? 6 सब रिंग्स हो जाएंगी। फाइन। बात करते हैं सम ऑफ टू सब रिंग्स की। अगर ए और बी हमारे पास दो सब रिंग्स हैं आर की, तो सम ऑफ सब रिंग्स को हम ए प्लस बी से डिनोट करते हैं। और ये डिफाइन कैसे होगा? a plus b where a belongs to a and b belongs to b। Example 2z plus 2z and 4z are subrings of z, so 2z plus 4z किसके इक्वल होगा? This is equal to a plus b where a belongs to 2z and b belongs to 4z, so they are equal to 2x plus 4y। so ये 2x plus 4y and that is equal to GCD of 2 and 4 into k where k belongs to z, and this can be written as GCD of 2 and 4 is 2, 2 into k, k belongs to z, so that is equal to 2z। Fine. Sum of two subrings
ऑफ आर इज ए सब रिंग ऑफ आर, क्या दो सब रिंग्स का सम जो है इज इट ऑलवेज सब रिंग ऑफ आर? तो देखिए जैसे S1 सब रिंग है M2R की, S2 भी सब रिंग है M2R की, तो S1 प्लस S2 जो है विच इज ABC0, दिस इज नॉट सब रिंग ऑफ आर। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे 1 1 1 0 2 2 2 0, दोनों इसमें बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो S1 प्लस S2 में बिलोंग नहीं करता है। दैट मीन्स सम ऑफ टू सब रिंग्स नीड नॉट बी सब रिंग ऑफ आर। दिस इज, इसी तरह से अगर आप कोई भी एलिमेंट गॉसियन रिंग में ले लोगे और उस एलिमेंट को आप गॉसियन रिंग से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो सब रिंग ऑफ Zi हो जाएगी। इसे आप इजीली चेक कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सपोज आपके पास Zi इज ए सब रिंग, और आप Zi से कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज आप I ही ले लो, तो I Zi जो है दिस इज आल्सो, दिस इज सब रिंग ऑफ Zi। यानी Zi को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो Zi के, जैसे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आई Zi, दिस इज आल्सो सब रिंग ऑफ Zi, दैट इज गॉसियन रिंग। अब कितनी सब रिंग्स होती हैं Q की, R की, C की या Zi की? सो दे विल हैव infinite subrings, they will have infinite subrings। यूनिटी ऑफ रिंग एंड सबरिंग इज सेम, ये यूनिटी जो है रिंग और सबरिंग की सेम होती है? तो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि R आप Z10 ले लो, दिस इज ए रिंग विद यूनिटी 1, लेकिन इसकी सबरिंग जो है 2Z10, तो अब 2Z10 की जो यूनिटी है दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी ऑफ Z10, क्योंकि 2Z10 के केस में जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो 6 इसकी यूनिटी आएगी। तो आप देख सकते हो कि 6 इज यूनिटी ऑफ 2Z10 और Z10 की यूनिटी जो है वो 1 है, सो दे आर डिफरेंट। तो आप कह सकते हो कि रिंग और सब रिंग की जो यूनिटीज हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसका स्क्वायर वो खुद हो, ऐसे एलिमेंट को हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। जैसे Z के केस में देखिए, Z के केस में ऐसे दो ही एलिमेंट हमें मिलेंगे जिनका स्क्वायर वो खुद है, एक तो 0 है और एक 1 है। क्योंकि 0 और 1 के अलावा अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे वो अपना स्क्वायर खुद नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि Z के अंदर दो ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं। Z8 में चेक करते हैं, चेक कीजिए। Z8 में हम 0 का स्क्वायर देखते हैं, दैट इज 0, बिल्कुल है। ये दो तो हमेशा होंगे 0 और 1। आगे चलिए, 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, नहीं है 2 स्क्वायर 2 के इक्वल, तो 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं। 3 स्क्वायर इज 9 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ये भी नहीं है। 4 स्क्वायर इज 16 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, ये भी नहीं है। 5 स्क्वायर इज 25 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8, ये भी नहीं है। 6 स्क्वायर इज 36 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो जाएगा ये 4, so ये भी नहीं है। 7 स्क्वायर इज 49 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो दो ही हमारे पास है, एक 0 होगा और एक 1 होगा। so Z8 में कितने होंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स? इट हैज एग्जैक्टली 2। Z30 में आप जब चेक करेंगे तो इसमें 0 होगा, 1 होगा, 6 होगा और 10 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 21 होगा और 25 होगा। तो इसमें 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर A आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो 1 माइनस ए भी क्या हो जाता है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। A is idempotent element, then 1 minus A is also idempotent element।
नेक्स्ट, जैसे आप एग्जांपल देखिए कि 0 बिलोंगिंग टू Z6 दिस इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो 1 माइनस 0 भी इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। 3 इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2 एंड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, तो 4 भी इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। ये आप ऊपर देख सकते हो। इसे 0 इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो 0 माइनस 15 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 15, 0 माइनस 15 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 15। इसी तरह से 16 है, तो 1 माइनस 16 कितना होगा, 1 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 15, सो माइनस 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉडुलो 30। इसी तरह से 21 देखिए, 1 माइनस 21 हो जाएगा, दैट इज माइनस 20 एंड माइनस 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10, तो 10 भी इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर a आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो 1 माइनस a भी इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। अब कैसे हमें पता चलेगा कि किस Zn में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए फार्मूला देखिए। इसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर d, वेयर d मींस प्राइम डिवाइजर। कितने प्राइम डिवाइजर हैं, जैसे मान लीजिए मैं Z6 लेता हूँ, 6 को आप देखिए जरा, इसमें कितने प्राइम डिवाइजर्स आएंगे, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी पड़ेगी, 2 इंटू 3। सो हाउ मेनी प्राइम डिवाइजर्स आर देयर फॉर 6, 2, तो इसलिए इसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। 30 के केस में 8 आए थे, देखते हैं। सॉरी, आई हैव गॉन अ बिट रॉन्ग। 6 के कितने प्राइम डिवाइजर्स हैं, 2 इंटू 3, तो कितने होते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स, 2 की पावर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स 2 है, तो 2 की पावर 2, दैट मींस इसमें कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे, 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे। 30 के केस में देखिए, 30 को लिखिए आप, कैसे लिख सकते हैं 30 को, 2 इंटू 3 इंटू 5, कितने प्राइम डिवाइजर्स है इसमें, 3, तो कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर जितने प्राइम डिवाइजर्स है, मतलब 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे। इस तरह से किसी भी Zn में आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि उसमें कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हम रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स। और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स का और रिंग होमोमॉर्फिज्म का आपस में रिलेशन क्या होगा। I will also try to explore that relation when we will discuss ring homomorphism. अभी के लिए आपको जो याद रखना है वो ये है कि Zn के केस में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज 2 की पावर d। तो ये d क्या है, इस n को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इसके जितने नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स होंगे उनको आप 2 की पावर में लिखिए, तो जो आपके पास नंबर आएगा उतने ही नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आपके होंगे। एग्जांपल लेते हैं Z100, जैसे हमने Z100 में देखने हैं कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स, तो 100 को कैसे लिखें, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स कितने हैं, 2, सो 2 की पावर 2, इसमें कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे, 4 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स। सो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स इसमें कितने हैं, 2। हमें डिस्टिंक्ट देखने होते हैं, आप ऐसे नहीं करना कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इसमें 4 है, नहीं, हमें डिस्टिंक्ट देखना है। सो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स 2 ही हैं, एक 2 है एक 5 है, सो 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे Z100। इसी तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इंटीग्रल डोमेन की जब हम बात करते हैं, इंटीग्रल डोमेन में एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा क्यों, इसको आप इजीली देख सकते हैं, इसका प्रूफ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर R आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है और एक A जो है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो A स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल, दैट मींस A स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 0, दैट मींस A इंटू A माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था
कि इंटीग्रल डोमेन के केस में अगर ए भी जीरो होगा दैट मीन्स ईदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है और दोनों नॉन जीरो है, एक न एक को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरोस का प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो फिर वो इंटीग्रल डोमेन होगी ही नहीं, क्योंकि नॉन जीरोस का प्रोडक्ट इंटीग्रल डोमेन में नॉन जीरो ही होना चाहिए। सो ए बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ईदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है और ए इंटू ए माइनस वन जीरो है, दैट मीन्स ईदर ए इज इक्वल टू जीरो और ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ईदर ए इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू वन। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई, अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट था तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज आई, इधर जीरो और वन। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल डोमेन में एक्जैक्टली दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, जीरो एंड वन। फाइन। तो इस तरह से आप इंटीग्रल डोमेन के केस में बिल्कुल इजीली बता सकते हैं, जैसे Q है, R है, C है, ZI है, Z3I है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल ऑफ देम आर इंटीग्रल डोमेन्स, और इंटीग्रल डोमेन्स में कितने होते हैं, एग्जैक्टली टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। R इज इक्वल टू ZP, अब ZP फिर से मैंने आपको बताया था ZN वेयर N इज इक्वल टू P, दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो इसमें भी दो ही होंगे, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स क्या है इसका, कि अगर किसी Zn के दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल डोमेन ही होगी, जैसे Z9 के केस में भी दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं बट Z9 इंटीग्रल डोमेन नहीं है। सो दिस इज वन वे ट्रू। वन वे का मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन है तो तब उसमें दो ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। हाँ, ऐसा आप कह सकते हो कि अगर किसी में दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं है तो वहां पे आप कह सकते हो कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स के जरिए से भी आप चेक कर सकते हो वेदर अ रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन और नॉट, क्योंकि हमने अभी कहा ना कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे। तो दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि अगर उसमें दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। क्यू क्रॉस आर में कितने होंगे, पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा। xy square is equal to xy means x square y square is equal to xy, x square is equal to x, y square is equal to y. X is an idempotent element of Q and y is an idempotent element of R. So this means now R is equal to Q cross R. तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, Q के केस में 0 1 सेटिस्फाई करेंगे, R के केस में 0 1, तो कुल मिला के कितनी कॉम्बिनेशन बनेगी 1 2 3 4। सो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 idempotent elements हो जाएंगे। So this is how we can find idempotent elements here. So this is it for today's lecture. Thank you so much. See you tomorrow.